हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा या कई बार फील किया होगा कि आपके घर में किसी को या खुद आपको कभी चेहरे के आसपास या जो लिप्स हैं, लिप्स के दोनों साइड्स में, इस वाले एरिया में छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जो कि ग्रुप में होते हैं। उनमें पानी भरा हुआ होता है, सीवियर पेन होता है, उसमें इचिंग होती है और बर्निंग सेंसेशन होता है। शुरुआत में जब ये पहली बार होता है तो कई बार हमें फीवर भी आ जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग बात करेंगे हर्पिस के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, कई बार चेहरे पे या आंखों के आसपास, नाक के आसपास या ज़्यादातर केस में ये लिप्स के दोनों साइड्स पे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जिनमें पानी भरा होता है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है और सीवियर पेन होता है इनमें। तो इसको हम लोग हर्पिस सिम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जब ये ब्लिस्टर्स कई बार एनल एरिया या जेनाइटल एरिया में हो जाते हैं तब उसको हम लोग जेनाइटल हर्पिस के नाम से जानते हैं। इसको ठीक करना तो आसान है, लेकिन इसको इरेडिकेट करना, पूरी तरह से जड़ से खत्म करना मुश्किल है। इसको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो वायरस होते हैं वो ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में शेल्टर बना करके वहां पे डॉर्मेंट फेज में पड़े रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके कॉजेज के बारे में। तो जो इनका कॉज है, जैसा कि मैंने बताया कि यह एक वायरल डिजीज है। तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV वायरस से होता है और इसके दो टाइप्स होते हैं, HSV1 और HSV2। तो जो HSV1 होता है उसको हम लोग हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 वायरस बोलते हैं। इनका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो फेस पे होता है, लिप्स के अराउंड होता है, नोज पे हो सकता है या कभी कभी शरीर के किसी और पार्ट्स में भी ये हो सकते हैं और लिप्स के आसपास वाले एरिया में होते हैं। इसलिए इसको हम लोग ओरल हर्पिस नाम देते हैं। कई बार इसको ओरल हर्पिस बोलते हैं या इसको कोल्ड सोर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कई बार इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वीक हो जाता है, या कई बार हम लोग फीवर से जब निकलते हैं तो फीवर खत्म होने के बाद इनका मैनिफेस्टेशन होता है। फीवर खत्म होगा और 1-2 दिन बाद आपको लगेगा कि आपके ओठ के आसपास या लिप्स के आसपास ये ब्लिस्टर निकल गए हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कई बार फीवर ब्लिस्टर के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें टाइप 2 की, HSV2 वायरस की, तो HSV2 वायरस से जो इन्फेक्शन होता है वो जेनाइटल एरिया या एनल एरिया में होता है। तो उसको हम लोग जेनाइटल हर्पिस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से हो सकता है, ओरल टू ओरल कॉन्टेक्ट से हो सकता है, ओरोजेनाइटल कॉन्टेक्ट से हो सकता है या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हो सकता है। या कुछ लोग जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें इनकी संभावना बढ़ जाती है। अगर हम लोग बात करें रिस्क फैक्टर की, तो HSV1 का इन्फेक्शन जो होता है वो यंग चिल्ड्रंस में, किड्स में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर HSV2 इन्फेक्शन की बात करें तो ये प्यूबर्टी के बाद होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है या एडल्ट में होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। अगर हम लोग सिम्टम की बात करें तो जब किसी पर्सन में पहली बार इसका इन्फेक्शन होता है तब हम लोग उसको प्राइमरी एपिसोड का नाम देते हैं। और प्राइमरी एपिसोड में जो सिम्टम होते हैं वो सीवियर होते हैं, उसमें इनके लक्षण ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखते हैं। तो प्राइमरी एपिसोड में सबसे पहले स्किन के किसी एरिया में इचिंग हो सकती है, वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे रेडनेस हो जाता है और रेडनेस होने के 24 आवर के अंदर अंदर वहाँ पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और ये दाने ग्रुप्स में होते हैं और इनमें धीरे धीरे संख्या और आकार में वृद्धि होती जाती है। और जब ये बढ़ जाते हैं तो उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको हम लोग ब्लिस्टर नाम देने लगते हैं। इसके साथ साथ जो इनिशियल सिम्टम इनमें डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग प्री हर्पेटिक सिम्टम के नाम से जानते हैं, उसमें पर्सन को फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है स्किन में, सोर थ्रोट हो सकता है, कई बार सिर दर्द होता है और उसके साथ साथ कई बार लिम्फ नोड में भी इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। किसी पर्सन में दोबारा या तीसरी बार जब इनका इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी एपिसोड के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी एपिसोड में जो इनके सिम्टम्स होते हैं वे वीक होते हैं, माइल्ड सिम्टम डेवलप होते हैं, उसमें प्री हर्पेटिक सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। उनमें स्किन में इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है या टिंगलिंग सेंसेशन होता है। उसके साथ साथ धीरे धीरे उसमें ब्लिस्टर्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये ब्लिस्टर कुछ दिनों में ये क्रस्ट बन करके फिर निकल जाते हैं और इनका जो लेंथ होता है वो भी घट जाता है। जो प्राइमरी एपिसोड थे उसमें जो लेंथ होती थी इस बीमारी की, उस लेंथ से सेकेंडरी एपिसोड का जो लेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर ये रिकरेंस बार बार होता है किसी पर्सन में तो जितने बार होगा उतनी बार इनका लेंथ और घटता जाता है और इनके सिम्टम्स उतने ही कम होते जाते हैं और आसानी से ठीक होते जाते हैं।
यही एक कारण है जिसके कारण पेशेंट जो हैं इसको लाइटली लेते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और उसमें रिकरेंस के चांसेज और इसी वजह से बढ़ते जाते हैं। अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करें तो जनरली क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर ही इसका डायग्नोसिस हम लोग कर लेते हैं। अगर कंफर्म डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए स्वैब टेस्ट, जिसका पीसीआर टेस्ट करवाते हैं, या कल्चर टेस्ट, स्वैब टेस्ट का कल्चर करवाते हैं, उससे हम लोग कंफर्म डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसके सिम्टम 10-15 दिन में खुद से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो इसके प्राइमरी एपिसोड हैं उसके सिम्टम इतने सीवियर और पेनफुल होते हैं कि उसमें ट्रीटमेंट देना जरूरी हो जाता है। तो जो प्राइमरी एपिसोड होते हैं उसमें ट्रीटमेंट जरूरी होता है। उसमें भी अगर माइल्ड सिम्टम डेवलप हुआ हो किसी को तो उसमें ट्रीटमेंट बिना लिए भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर सिम्टम डेवलप है तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो उसमें हम लोग एंटीवायरल थेरेपी देते हैं। एंटीवायरल थेरेपी में एंटीवायरल टैबलेट्स कुछ आती हैं, जैसे एसाइक्लोविर या फेमसाइक्लोविर होता है। तो अगर एसाइक्लोविर की बात करें तो एसाइक्लोविर का 400 मिलीग्राम के टैबलेट TDS 7 to 10 डेज के लिए देते हैं, या फेमसाइक्लोविर की अगर बात करें तो 500 mg की टैबलेट BD 7 to 10 डेज के लिए देते हैं। इनके ब्लिस्टर्स के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीवायरल ऑइंटमेंट या क्रीम देते हैं, जिसमें कि एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट आता है जिसको लोकल एप्लीकेशन के लिए देना होता है। इसके साथ साथ अगर प्राइमरी एपिसोड है और उसमें फीवर या हेडेक वाली कंडीशन है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग PCM या अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स का यूज करवाते हैं। तो आज हम लोग हर्पिस सिम्प्लेक्स के बारे में बात किए, डिस्कशन किए। अगले वीडियो में हम लोग हर्पिस जोस्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो, मेरे कंटेंट पसंद आते हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।